हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे जीवों में अनुकूलन। लेकिन जीवों में अनुकूलन पढ़ने से पहले, चूंकि आज इंटरनेशनल गर्ल्स डे है और आज हम दो लाइनें बेटियों के लिए बोलेंगे कि बेटे भाग्य से होते हैं, बेटे भाग्य से होते हैं लेकिन बेटियां सौभाग्य से होती हैं। बिल्कुल सही लाइन है कि बेटियां उसी घर में होती हैं जहां पर सौभाग्य होता है, जहां पर ईश्वर का आशीर्वाद होता है, जहां पर खुदा की रहमत होती है, वहीं पर बेटियां जन्म लेती हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। बच्चों, सबसे पहले तो ये बताओ कि जब जैसे तुम कहीं जाते हो, मान लिया तुम तालाब पर ही गए तो तुम बहुत कुछ देखते हो, पेड़ पौधे देखते हो, जीव जंतु देखते हो। तुम देखते हो कि कुछ जीव जंतु जमीन पर चल रहे हैं और कुछ हम देखते हैं पानी में है, बतख भी तैर रही है, मान लिया सांप भी है, मछलियां हैं। तो जो जमीन पर पाए जा रहे हैं जीव जंतु और जो पानी में पाए जा रहे हैं जीव जंतु, तो क्या जमीन में पाए जाने वाले जो जीव जंतु और पानी में पाए जाने वाले जो जीव जंतु हैं, क्या वो सभी एक ही प्रकार है? चाहे तो वो इधर आ जाए, चाहे तो वो उधर चले जाएं, यानी एक दूसरे का स्थान बदल लें। लेकिन बच्चों, एक दूसरे का स्थान बदल लेंगे तो क्या उनमें वो कहना चाहिए कि उनमें वो अनुकूलताएं हैं, यानी वो उनमें क्षमताएं हैं कि वो रह सकते हैं? तो इसी विषय पर आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले कि जो जीव कहाँ जहाँ पर रहता है, जैसे आप मान लिया ऑयल में रहते हो, तो जो जीव जंतु जहाँ पर रहता है वो क्या कहलाता है? तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं वास स्थान, कि जो जीव जिस स्थान पर रहता है वो उसका वास स्थान होता है। यानी हम लखीमपुर में रहते हैं तो हमारा वास स्थान लखीमपुर हुआ, आप ऑयल में रहते हैं तो आपका वास स्थान ऑयल हुआ या कहीं और। तो बच्चों, लेकिन जिस भी वास स्थान पर हम रह रहे हैं, यानी जिस भी स्थान पर हम रहते हैं, तो क्या हमें रहने लायक सारी सुविधाएं वहां पर मिल रही हैं? जैसे भोजन मिलता हो, हमें रहने के लिए सारी अनुकूल सुविधाएं हो, जैसे कि जो जितनी धूप हो, जितनी गर्मी हो, या जितना पानी बरसता है, या ठंड होती है, या कोई बसंत का मौसम आता है, उन सभी परिस्थितियों में हम रह सकें वहां पर, यानी हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। तो इस प्रकार वो सारी सुविधाएं हमें जहां पर मिल जाती हैं वही हमारा वास स्थान हो जाता है। तो आइए इसको देख लेते हैं कि अनुकूलन के लिए क्या दशाएं होनी चाहिए। भोजन, यानी हमें खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलता हो, वहाँ पर हमारी सुरक्षा भी हो, हम प्रजनन जैसी सब जो हैं हमारे, जो हम अपनी जैसे जो संतानें उत्पन्न करते हैं वो चीज़ भी वहाँ पर हो, तथा सभी अनुकूल दिशाएं जो जीवन के लिए आवश्यक है वो सब वहाँ पर हमें मिल रहा हो। तो इस प्रकार हम तीन प्रकार के जीव होते हैं जो जल में भी पाए जाते हैं, थल में और वायु में भी तो पाए जाते हैं। जैसे चिड़िया उड़ती हैं, बंदर देखो हवा में झूलते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ जो जीव पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं। यहाँ पर बच्चों देखिए, सबसे पहले जलीय जीव। जलीय जीव कौन से? जो जीव जंतु जल में रहते हैं, यानी जिनका वास स्थान जल में है, उन्हें कहते हैं जलीय जीव। और पौधे भी, जैसे कि पौधे कौन कौन से हो गए? जैसे कि सिंघाड़ा है और हाइड्रिला पाया जाता है, कुमुदनी होती है, बहुत सारे पौधे जो हैं वो, कमल का फूल है, कमल का पेड़ है, वो भी पाया जाता है वहीं पर। और जंतु कौन कौन से? जैसे मछली है, सांप है, ये सारे जीव जंतु भी पाए जाते हैं पानी में। इसके अलावा आप देखिए स्थलीय जीव, यानी जो स्थल पर पाए जाते हैं, जो जमीन पर जीव पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं स्थलीय जीव। जैसे बकरी है, सबने देखी होगी बकरी, गाय है, और पौधे आम, नीम, आम का है पौधा, नीम का होता है, ऐसे बहुत सारे पौधे जो आप जानते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है मरुस्थलीय जीव, यानी ये तो स्थल पे पाए गए जहाँ पर प्लेन है, जमीन प्लेन है या पेड़ पौधे लगे हैं, लेकिन जहाँ पर, और पानी की सुविधा भी वहाँ पर है, लेकिन जहाँ पर पानी भी बहुत कम है और खूब तेज धूप पड़ती है, बालू भी है वहाँ पर, तो वहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं कि नहीं? हाँ, वहाँ पर भी बिल्कुल पाए जाते हैं बच्चों। वहाँ पर पाए जाने वाले ऊँट है, ऊँट वहाँ पर पाया जाता है, और जो पेड़ पौधे भी वहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे कि कैक्टस है। और इसके बाद बच्चों अब आ जाता है उभयचर जीव। उभयचर जीव वो जीव जो जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं, यानी पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं। उन जीवों को बोलते हैं उभयचर जीव। जैसे आपने बत्तख देखा होगा, बत्तख जमीन पे भी चलती है और पानी में भी। आपने मेढक देखा होगा, मेढक जमीन पे भी होता है और पानी में भी होता है। तो ये ऐसे जीव कहलाते हैं हमारे जलचर जीव। मेढक हो गया है, बतख हो गया है, ये सारे जो उभयचर जीव कहलाते हैं। तो बच्चों, अब ये जीव जो है अपने स्थान पर रहते हैं, जैसे कि मान लिया जल में रहने वाले जीव है,
वो वहाँ जल में रहते, तो उनमें ऐसा कौन कौन सा परिवर्तन होता है शारीरिक रचना में कि वो जल में रहने के लिए अनुकूलित है, यानी वो जल में रह सकते हैं। और उनको जगह थल में रख दो यानी जमीन पर रखो तो वो नहीं रह पाते। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि उनमें कौन कौन सी अनुकूलताएं होती हैं। बच्चों यहाँ पर हम ये समझते हैं कि सजीवों में अनुकूलन का क्या मतलब हुआ। जैसे कोई मछली वाले पानी में रहती है, या हम कह दें कि बत्तख जो है पानी में भी रहती है और ज़मीन पे भी रहती है, तो किस तरीके से रह सकती है। अगर मान लिया बत्तख को केवल कह दे पानी में ही बराबर हमेशा रहे तो क्या वो जीवित रहेगी, या मछली को हम कह दे ज़मीन पर आ जाए और उसको ज़मीन पर निकाल कर तो क्या वो जीवित रहेगी। नहीं बच्चों, तो इसमें क्या होता है कि अपनी आकृति, शरीर की जो आकृति है, रंग है, या जो भी और भी शारीरिक परिवर्तन जो है वो सब होता है, तब जाके जीव जो है उन परिस्थितियों में रह पाता है। और ये परिवर्तन ही जो होता है उसी को बोलते हैं अनुकूलन, यानी सजीवों में वो अनुकूलन। तो यहाँ पर हम बच्चों सबसे पहले देखते हैं कि जलीय अनुकूलन क्या है। ये देखिए आपके सामने बच्चों मछली बनी हुई है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों कि ये जो रचना बनी है इसको बोलते हैं गलफण, और इसकी आँख है, यहाँ पर मैं गर्दन का हिस्सा नहीं दिख रहा, और इसके ऊपर ये सल्क लगे हुए हैं। तो मछली जल में रहती है तो इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन क्या होता है, इसकी गर्दन नहीं होती, इसकी आंख जो होती है उभरी होती है, इसलिए प्रत्येक दशा में वो देख सकती है। हम लोग गर्दन से चाहे तो पीछे मुड़ के नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये सब कुछ देख सकती है। और इसकी आंखों पर एक निमेशक पटल की झिल्ली पाई जाती है जो पानी को आंख के अंदर नहीं जाने देती। पूरा शरीर जो होता है वो धारा रेखित होता है, और आगे का ये जो हिस्सा होता है ये वाला, ये उस तरीके से होता है जैसे कि नाव होता है। नाव क्या करती, पानी को चीरते हुए आगे बढ़ती है, इस तरीके से ये भी आगे बढ़ती चली जाती है। और जो ये सल्क पाए जाते हैं ये इसके शरीर को पानी में सड़ने नहीं देती, खराब नहीं होने देती। और इसकी पूंछ जो बनी हुई है, पूंछ जो है बच्चों वो उसको तैरने में सहायक होती है, और जो पंख होते हैं वो चपटे हो जाते हैं और वो उसको जल में रहने के लिए उपयोगी बना देते हैं। और मछली जो श्वसन करती है वो गलफड़ों के द्वारा करती है, और ये इसमें शारीरिक परिवर्तन ये हो जाते हैं जिस कारण ये जल में रह सकती है। और दूसरी बात बच्चों यहाँ पर देखना ये कि बत्तख जो जल में भी रहती है और बाहर भी रहती है, तो इसमें क्या परिवर्तन होता है। बत्तख के बच्चों यहाँ पर हम पैर बना के आपको दिखा रहे हैं बत्तख का, इसके पैरों के बीच में जो ये उंगलियां होती है इनके बीच में 5 जाल होता है। इसी तरीके से मेढक के भी पक्षपाद में 5 जाल होता है इसकी उंगलियों के बीच में। इस तरीके से ये 5 जाल जो होता है वो पतवार का काम करता है और ये पानी में तैर सकती है। मेढक में भी गर्दन नहीं होती है, आंख उभरी हुई होती है और धारा रेखी शरीर होता है और आगे नुकीला होता है, इससे पानी को चीरते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। और बत्तख जो है वो भी अपने पैरों के द्वारा 5 जाल होता है जो इसके जो है उसके द्वारा ये पानी में रह सकती है। और जो मेढक है वो पानी में त्वचा के द्वारा और जमीन पर फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है। अब आइए यहाँ पर हम पौधों में देख लेते हैं कि पौधों में ऐसे कौन से परिवर्तन है जो पानी में रहने के लिए उसको अनुकूल बनाते हैं। हम आम का पेड़ अगर पानी में लगा दे तो वो नहीं चलेगा, और पानी का पेड़ अगर जमीन पर लगा दे तो वहाँ नहीं चलेगा। तो इसका मतलब कौन कौन से ऐसे अनुकूलन है जो होते हैं। यहाँ पर बच्चों ये आपके सामने सिंघाड़े का पेड़ है, आप सभी ने देखा होगा, आपके गांव में तालाबों में बहुत ज़्यादा सिंघाड़ा होता होगा। सिंघाड़े के पेड़ जो होता है या ये नीचे हाइड्रिला का बना हुआ है, ये हाइड्रिला का जो पेड़ है, इनके जो पेड़ होते हैं वो कोमल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, और इनकी जो जड़ होती है वो अल्प विकसित होती है, यानी बहुत गहरे में नहीं जाती। जैसे ज़मीन पर लगने वाले पेड़ है उनकी जड़ें बहुत गहरे में चली जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें काष्ठीय ऊतक नहीं पाया जाता, सारा मृद ऊतक ही पाया जाता है। और इनके बीच बीच में जो है वायु कोश भरे होते हैं, जिससे ये तना है या पत्तियां है वो हल्की हो जाती हैं, और पत्तियों पे रंध्र नहीं पाए जाते। इस प्रकार ये परिवर्तन इनमें हो जाते हैं। और सबसे मेन परिवर्तन एक ये भी है इसमें कि इनकी पत्तियों पे, पड़वृंतों पर या व्रंत पर, सब पे एक मोम की परत होती है, इसको क्यूटिकल बोलते हैं, वो छाई रहती है, जिसके कारण ये पानी में सड़ता नहीं। एक आम की पत्ती या नीम की पानी में डाल दीजिए, देखिए थोड़े दिनों के बाद वो सड़ जाएगी, लेकिन इसकी पत्तियां लगातार पानी में ही रहती है, लेकिन फिर भी वो खराब नहीं होती है। ये इनमें ऐसा परिवर्तन हो जाता है पौधों में कि ये इस तरह उसमें रहने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं। तो ये सजीव और पौधों के में, जीव और पौधे दोनों में ही जो ये जलीय अनुकूलन है जो इनको इस वातावरण में यानी जल में रहने के लिए अनुकूल बना देता है। अब यहाँ पर हम बच्चों देखते हैं स्थलीय अनुकूलन। स्थलीय मतलब जमीन पर रहने वाले, जमीन पर जैसे आपने देखा होगा गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, ये सब देखा होगा। और ये जीव जंतु जो हैं जो जमीन पर रहते हैं, तो इन्हें सांस लेने के लिए इनके अंतर्गत श्वसन तंत्र यानी फेफड़े और उससे जुड़ी सारी रचनाएं वो सब काफ़ी मजबूत होते हैं, और उसी के द्वारा वो श्वसन क्रिया को करते हैं। ये पौधे कौन कौन से हो गए जंतु हमारे यहाँ पर, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है। और जो पौधे होते हैं
जो स्थल पर पाए जाते हैं, आम, नीम है, बेर का है, मेहंदी का है, कोई भी पौधे जो है जो जमीन पर पाए जाते हैं, इनकी पत्तियां चमकीली होती है, रंध्र विकसित होते हैं और इनका तना काफ़ी मजबूत होता है और जड़ें जो होती है गहरे तक जाती है। लेकिन इनमें अगर अधिक जल्दी दिया जाएगा आवश्यकता से अधिक तो क्या होता है, ये फिर ये सूख जाते हैं, इनकी जड़ें जो उतना काम नहीं करती। वैसे बाकी जो जड़ें गहरे तक जाती है और पूरी तरीके से ये विकसित पौधा होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं मरुस्थलीय अनुकूलन। स्थल वाले पेड़ पौधों को तो आसानी से धूप, पानी और सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जो मरुस्थल में है वहाँ पर बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहाँ पर पानी की कमी है, बालू पर चलना पड़ता है और सबसे बड़ी बात बहुत तेज़ धूप होती है, पेड़ों को पानी मिल नहीं पाता, वो सूख जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो उनमें ऐसी कौन सी अनुकूलता है कि वहाँ के पेड़ पौधे, जीव जंतु वहाँ पर जीवित रहते हैं। यहाँ पर बच्चों में देखते हैं हमारे सामने एक ऊँट का चित्र बना हुआ है जो रेगिस्तान में पाया जाता है, मरुस्थलीय जीव है। यहाँ पर बच्चों देखिए आप, इसकी गर्दन लंबी है और पैर जो है इसके लंबे हैं और नीचे देखिए गद्देदार होते हैं। गद्देदार पैर होने की वजह से क्या होता है कि ये बालू पर चल सकते हैं। ये कुबड़नुमा रचना निकली हुई है, एक बार जब इनको पानी दिया जाता है तो जल को संचित कर लेते हैं और कई दिनों तक बिना पानी के भी रह जाते हैं ये जीव जंतु। और यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं आगे, यहाँ पर कैक्टस का बना हुआ है पौधा, कैक्टस होता है, सतावर होता है, ये सब जो है मरुस्थलीय पौधे हैं। यहाँ पर कैक्टस में आप देख रहे हो जो कांटे कांटे से नजर आ रहे हैं और यहाँ पर पत्तियां नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है, यानी पानी के द्वारा जो निकलता है भाप बनकर, वो क्रिया यहाँ पर नहीं होती। इनका तना जो होता है वो मांसल हो जाता है, चपटा हो जाता है और यहीं पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है। रंध्र जो होते हैं वो अंदर को धसे हुए होते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ना हो सके। और पत्तियां पानी की कमी को होती है तो उसको रोकने के लिए क्या करती हैं, ये पत्तियां जो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये सारी अनुकूलताएं इन पौधों को मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूलित कर देती हैं। यानी ऊँट में गद्देदार पैर हैं, इनके पैर लंबे होते हैं, पानी को संचित कर सकते हैं और ये इधर पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, तना मांसल होता है, रंध्र गड्ढों में धसे हुए होते हैं। ये ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिनको ये जीव में होती हैं, सब परिवर्तन हो जाता है इनकी सारी रचना का और ये यहाँ पर मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं। अब बच्चों हम देखते हैं अपना वायवीय अनुकूलन। वायवीय यानी वायु में या हवा में कौन कौन से जो जीव रहते हैं और उनका क्या अनुकूलन होता है जिसके वो उसमें रह पाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कीटों में। कीटों में बच्चों इनकी आप कीट देख रहे हैं, इनका शरीर जो होता है वो बहुत हल्का होता है। ये अकशेरुकी जो जंतु होते हैं जैसे कि केचुआ, घोंघा वगैरह, उनसे भी इनका शरीर हल्का होता है। और ये जो अपने पंखों की जब उड़ते हैं तो दो पंखों को फैलाकर ये उड़ते हैं और इनके शरीर पर श्वास रंध्र पाए जाते हैं जिनमें हवा भर जाती है, जिसके कारण शरीर हल्का होता है और ये उड़ जाते हैं। अब यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं पक्षियों में। पक्षियों में भी बहुत सारे ऐसे रूपांतरण हैं जो होते हैं जिसके कारण ये हवा में रह पाते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें कि हम देखते हैं कि इनके जो अग्रपाद होते हैं वो अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं जिसके कारण ये उड़ पाते हैं। जब उड़ते हैं देखिए पंख फुलाते हैं उसके बाद उड़ते हैं। और दूसरी बात कि इनकी जो हड्डियां होती है वो खोखली होती हैं और उनमें हवा भरी रहती है। फेफड़ों के पास जुड़े हुए जो वायु कोष होते हैं उसमें भी हवा भरी होती है। इनका शरीर धारा रेखित होता है और एक नाव की नौका की तरह होता है जो हवा को चीरते हुए आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कीटों में और पक्षियों में जो वायवीय जंतु हैं इनमें क्या क्या रूपांतरण हुए हैं। इस प्रकार बच्चों आज का जो हमारा ये पाठ था जीवों में अनुकूलन, इसके सारे टॉपिक्स हो चुके हैं और बहुत जल्दी आपको इसकी वर्कशीट दी जाएगी और आप काम करेंगे।